डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के समस्त छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं का हिंदी कक्षा शिक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम के बिंदु पर चर्चाएं की थी। उसके पश्चात आज हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वनाम क्या है, सबसे पहले हमको जानने की आवश्यकता है। पूर्व कक्षाओं में भी और पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम की परिभाषा यह है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं सर्वनाम कहे जाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के बार बार न प्रयोग होने से वाक्यों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा हम लोगों ने जाना कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब हमको जानने की आवश्यकता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को हम बता दें कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला प्रकार जो है सर्वनाम के भेद में से सबसे पहला भेद जो है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद दूसरे क्रम पर आता है उसे निजवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। निजवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरे स्थान पर निश्चयवाचक सर्वनाम आता है और फिर चौथे स्थान पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा सबसे अंत में हमारा 6वें स्थान पर ये संबंधवाचक सर्वनाम आता है। तो ये पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, इस तरह से ये क्रम में 6 स्थान तक 6 सर्वनाम का स्थान है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है ये हम जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम जब कोई वक्ता खुद के लिए किसी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जब कोई वक्ता खुद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एक बार फिर आप लोग देखेंगे, जब कोई वक्ता खुद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे मैं यह काम करता हूं या तुम घर जाते हो, तो खुद के लिए भी उसने सर्वनाम का मैं एक सर्वनाम है, उसका खुद के लिए उसने प्रयोग किया। तुम घर जाते हो, वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उस सर्वनाम का प्रयोग किया, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है उत्तम पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष सर्वनाम। और इसके पश्चात अंत में आता है अन्य सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। सबसे पहले उत्तम पुरुष सर्वनाम, उसके पश्चात मध्यम पुरुष सर्वनाम, फिर अन्य पुरुष सर्वनाम।
हमको आपको जानना है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है। हम लोगों ने पुरुष पढ़ा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जो अन्य पुरुष है वह प्रथम पुरुष के ही अंतर्गत आता है, इसलिए इसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम में जहां पर उत्तम पुरुष का कर्ता होता है, जैसे मैं, आप इसके अतिरिक्त आप लोगों को पता है, आप लोगों ने संस्कृत में भी पढ़ा है, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं दोनों, हम सब, है ना। तो उत्तम पुरुष में हम दोनों, हम सब। इसकी परिभाषा यह हुई जब वक्ता खुद के लिए, मैं उत्तम पुरुष में हम दोनों, हम सब आदि आते हैं। तो जब वक्ता खुद के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वहां पर उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पर मैं है, यह सर्वनाम है और यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, इसलिए यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और उसके पश्चात हम मध्यम पुरुष सर्वनाम के विषय में जानेंगे। तो मध्यम पुरुष में किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति के लिए, जहां पर सामने वाले व्यक्ति के लिए वक्ता सर्वनाम का प्रयोग करता है वहां पर मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। जहां पर सामने खड़े हुए व्यक्ति के लिए वक्ता सर्वनाम का प्रयोग करता है वहां पर मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि तुम जाओ, तुम जाओ। तो ये जो तुम सर्वनाम है, यह सर्वनाम है, कह रहा है कि तुम जाओ, और यह तुम जो सर्वनाम है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम आता है। और इसके पश्चात हमारा तीसरा जो भेद है, उपभेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का, यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जहां पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वहां पर अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे किसी से कोई व्यक्ति कहा, कहने वक्ता ने कहा कि वह डॉक्टर है। उदाहरण के लिए, वह डॉक्टर है। तो किसी तीसरे व्यक्ति को वो कह रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कह रहा है, इसलिए यह अन्य पुरुष के अंतर्गत, अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जानी। पुरुषवाचक सर्वनाम से कहा जाता है जहां पर वक्ता खुद के लिए या किसी व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके भेद में सबसे प्रथम हमने उत्तम पुरुष सर्वनाम को पढ़ा। इसमें हमने ये भी पढ़ा उदाहरण के तौर पर कि जहां पर वक्ता खुद के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करता है वहां पर उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए हमने देखा, यहाँ पर बताया कि मैं खाना खाता हूँ, मैं सर्वनाम है और यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। उसके पश्चात हमने पढ़ा मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम में वह सामने खड़े हुए सामने व्यक्ति के लिए जब किसी सर्वनाम का प्रयोग करता है वहां पर मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, तो यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। इसके पश्चात अन्य पुरुष सर्वनाम आता है। तो जब किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए
किसी दूसरे व्यक्ति से वक्ता जब कहता है कि किसी सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 मुख्य भेद हुए जिसको हमने जाना। और इसके बाद अब हम दूसरे स्थान पर जो है निजवाचक सर्वनाम, इसके बारे में पढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है स्वयं। ऐसे सर्वनाम का प्रयोग जब वक्ता खुद के लिए करता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मैं अपना खाना स्वयं पकाता हूं। मैं अपना खाना स्वयं पकाता हूं। तो यहाँ पर जो वक्ता है या कर्ता है वो कार्य स्वयं के लिए कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी पहचान केवल इतनी है कि कोई भी वक्ता या कोई भी कर्ता, चाहे वह संज्ञा हो या सर्वनाम के रूप में हो, वह अपने लिए जब कार्य करता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। और इसके अतिरिक्त और जो 4 प्रकार हैं सर्वनाम के, इसको हम कल की कक्षा में बताएंगे और आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।